हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निजी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 आपके इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो आपके सिलेबस में जहां तक दिया हुआ है सिर्फ ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन का ही बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम बस वही टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें तो हम आज की दुनिया में इजीली हम मोबाइल फोन्स ले सकते हैं। ठीक है, हम इंटरनेशनल ब्रांड के, चाहे कोई भी ब्रांड हो, तो हम क्लोथ्स इंटरनेशनल ब्रांड से ले सकते हैं। और इसी से ही हम आजकल क्या हो गया, हम ऑनलाइन सर्विसेज से कहीं भी अब्रॉड में जा सकते हैं और कोई भी अब्रॉड की चीजें ले सकते हैं। तो पर क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी चीजें आखिर पॉसिबल कैसे हुई। तो अगर हम कहें कहें कि ग्लोबलाइजेशन, एमएनसी, फॉरेन ट्रेड, टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन के कॉम्बिनेशन से ही हमें ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो एक ग्लोबलाइजेशन जो कि हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही जो भी टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये इन सबका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो आजकल हमें कोई भी चीज चाहिए वो तुरंत फटाफट किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से हमें मिल जाती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एमएनसीज आखिर होती क्या है। तो आपने सुना होगा कि यार ये एमएनसी आई है, इंडिया में आई हुई है, इन्होंने ये सेटअप किया हुआ है, ये प्लांट लेकर आई हुई है ना। एप्पल एमएनसी है, तो कोई कोई एमएनसी है। तो ये एमएनसी होता क्या है? तो एमएनसी हम कहेंगे कि एमएनसी एक कॉरपोरेशन है ना। एमएनसी सॉरी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जो कि कंपनी ही कहते हैं हम जिसको, जो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन एक या एक से ज्यादा कंट्री में। ठीक है, तो एमएनसी जो कंपनीज होती हैं उनका प्रोडक्शन एक या एक से ज्यादा कंपनीज में होता है। ये बहुत तो ये जो वर्ल्ड वाइड क्यों स्प्रेड है, तो सबसे पहला है कि चीप लेबर अवेलेबल है, कि आपको सस्ती लेबर हर जगह मिल जाएंगी। दूसरा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या फिर कंपनी सेटअप करने के लिए, वो होना चाहिए, उधर अवेलेबल होना चाहिए। और फिर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जो भी सेटअप प्रोडक्शन सेटअप करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है, वो भी होना चाहिए। फेवरेबल लॉज होने चाहिए, कि किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो तो उधर की इन्वेस्टिंग पॉलिसीज क्या है, लॉज कैसे हैं, कि बाहर की कंपनी जो आ रही है तो वो लॉ वो आ सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, वो प्रोडक्शन अपना सेटअप कर सकती है कि नहीं कर सकती है। फिर लार्ज मार्केट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लार्ज मार्केट मतलब कंज्यूमर्स होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंज्यूमर नहीं है तो आप प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, अगर उसको कंज्यूम करने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे। तो एमएनसीज के जो वर्ल्ड वाइड सेटअप है, स्प्रेड है, तो उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। फिर अगर हम एग्जांपल देखें ग्लोबल प्रोडक्शन चेन का, तो एक हमने एमएनसी देखी है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो डिजाइनिंग होता है वो यूएस में होता है। फिर जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना और यूएसए, चाइना से आते हैं। मेक्सिको में क्या होती है, उन कंपोनेंट्स का असेंबली होती है, मतलब सारे इकट्ठा होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और जो इंडिया में होता है वो क्या होता है, कस्टमर सर्विस होती है, कि आपको इन केस कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली बात करके आप बता सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ये ग्लोबल प्रोडक्शन है, कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट्स और असेंबली फैली हुई है। फिर अगर हम बात करें जो आपका मेन टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर में पढ़ने का, कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन को हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है जिसके कारण बहुत तेजी से इंटीग्रेशन एक साथ और इंटरकनेक्शन हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज का। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो इन्वॉल्व है इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज जो भी ट्रांसपोर्टेशन कंसल्टेशन की सर्विसेज हैं उसका एक जगह से दूसरी जगह होता है। फिर मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम जो कंपनीज है वो एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करती हैं। एंड देन मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज या फिर और भी कंट्रीज में आना जाना चलते रहता है ना। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का आप डेफिनेशन ये लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ग्लोबलाइजेशन होता कैसे है? तो ग्लोबलाइजेशन के लिए अगर कह लो कि कोई भी दो कंट्रीज में फॉरेन ट्रेड हो रहा है, मतलब हम अपनी कंट्री से सामान लेकर किसी और कंट्री में बेच रहे हैं, या फिर किसी और कंट्री का हमारी कंट्री में आ रहा है सामान, तो वो फॉरेन ट्रेड कहला जाएगा। तो उधर से हम कह सकते हैं कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी आके, जैसे सपोज एप्पल आई हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करके उसने प्रोडक्शन कर दिया, या फिर कोई और कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसे दे दिए कि भैया तुम हमारे फोन्स बनाओ, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। फिर एमएनसीज आती है, बहुत अलग अलग कंपनीज आती है, बाहर की कंपनीज आती है, वो अपना प्लांट या प्रोडक्शन इधर सेटअप करती हैं, तब हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि हो गया। टेक्नोलॉजीज आती हैं अलग अलग कंट्री से, लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन मतलब हमने जो भी लॉज बनाए हुए हैं उसको थोड़ा सा इजी कर दिया, ताकि बाहर के जो भी कंपनीज हैं या फिर बाहर के जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया या फिर कोई भी कंट्रीज में आ सके, है ना। WTO रूल्स मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी जो भी रूल्स हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। फिर लास्ट है हमारा इंटरकनेक्टेड प्रोडक्शन एंड मिस्टेक्स। तो हमारी अगर इंटरकनेक्टेड प्रोडक्शन एंड मिस्टेक्स हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन को हैपन करवाती, ग्लोबलाइजेशन को इन रन लाती है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आखिर किस चीज से होता है। तो तीन यहाँ पे आपकी मेन चीजें हैं। पहला है कि टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मतलब अगर हमने कुछ इजी रूल्स कर दिए, कुछ इजी लॉ कर दिए फॉरेन ट्रेड के और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के, तब ग्लोबलाइजेशन होता है। और यहाँ पे एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी काफी बड़ा रोल होता है। तो टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूवमेंट हुए तो वहां से ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन इजी हो जाएगा, इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो फास्टर एक्सपोर्ट हो सकता है। अगर टेक्नोलॉजी हमने इम्प्रूव कर दी तो हमारा एक्सपोर्ट भी हम तेजी से कर सकेंगे। तो कंपनीज क्या है, वो अपने गुड्स या फिर जो भी वो प्रोडक्ट बना रही हैं वो वर्ल्ड वाइड ले जा सकती हैं एट लो कॉस्ट, है ना। आईटी रिवॉल्यूशन से क्या होएगा कि हम इंस्टेंट कम्युनिकेशन, किसी भी देश के कोने में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज के कारण क्या होता है कि ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता है, मतलब ग्लोबली आप कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। इंडिया एक टॉप एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे बीपीओ सर्विस इन इंडिया, तो ये टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल हो गया। फिर नेक्स्ट आता है लिबरलाइजेशन का। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। तो अगर कोई भी बैरियर्स या फिर रिस्ट्रिक्शंस हटा देता है गवर्नमेंट, ताकि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इजीली हो सके, तो हम तब कहते हैं कि लिबरलाइजेशन हो गया। तो क्या होता था कि 1991 के पहले हमारे जो लॉज थे, हमारे जो रूल्स थे, वो काफी अलग थे। उधर तब क्या था कि बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होते थे, मतलब दूसरी कंट्रीज से जो भी हमारे देश में सामान आता था उसमें हम काफी ज्यादा टैक्स लगाते थे। तो टैक्स लगाते तो मतलब जो भी कंपनी दूसरे कंट्रीज से आती थी, इंडिया में आती थी, उनको बहुत सारा पहले पैसा देना पड़ता था, तब वो इंडिया में एंटर कर सकती थी और उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में एंटर कर सकते थे। फिर लिमिटेड फॉरेन कंपनीज ही अलाउ होती थी इंडिया में, मतलब बहुत ही कम कंपनीज को इंडिया में आने देते थे और अपना प्रोडक्ट लेकर आ पाते थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते थे? इसलिए करते थे ताकि जो इंडिया के बिजनेस हैं वो ग्रो कर सके, इंडिया के लोग अपने मार्केट में आ सके, और ताकि और बाकी लोग जो बाहर की कंपनीज है वो कब्जा ना जमा सके। तो इसलिए टू प्रोटेक्ट इंडियन बिजनेस, ऐसी ऐसी उन्होंने कुछ पॉलिसीज लेकर आए थे 1991 के पहले। पर 1991 के बाद क्या हुआ, कुछ लिबरल रिफॉर्म्स हुए लिबरलाइजेशन को लेकर। तो सबसे पहले क्या इन्होंने किया कि जो बैरियर्स थे उसको हटा दिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करने लग गए कि आप बाहर की कंपनियां उनको लेकर आ सकते हो, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं। अब इसके कारण क्या हुआ कि कंपटीशन आ गया, मतलब कंपटीशन इंट्रोड्यूस हुआ। तो जैसे सपोज एक इधर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बाहर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो एक दूसरे को कंपटीशन दे सकती है, और जो इंडियन है वो इम्प्रूव कर सकती है कि हाँ भाई, जो बाहर की कंपनी है तो कुछ ये है, तो हम कुछ अपने प्रोडक्ट में क्या
इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक ये इम्प्रूवमेंट का माहौल देता है ये कंपटीशन। अब बात करते हैं WTO के रोल की। तो WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके लगभग 160 मेंबर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ऑल ओवर कंट्रीज, जितनी भी हमारे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज हैं उसमें 160 कंट्रीज के मेंबर हैं। ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड वर्ल्ड वाइड, मतलब इस ये बोलता है कि भैया तुम जितने भी कंट्रीज हैं सब आपस में फ्री ट्रेड करो, कोई भी टैक्स मत लगाओ, कोई भी पैसा वैसा मत लो, तुम एक दूसरे को सामान लो और सामान दो एकदम फ्री। Developed nation force developing nations to remove trade barriers and they maintain heavy barriers especially on agriculture। तो क्या होता है कि जो डेवलप नेशन है जैसे कि यूएस, तो वो क्या करती है डेवलपिंग नेशंस को, जैसे कि हम हो गए, इंडिया हो गया, तो उनको ये फोर्स करती है कि तुम भैया ट्रेड बैरियर हटा दो। तो वो ऐसा क्यों करती है? ताकि वो अपना जो भी सामान प्रोड्यूस करे हैं वो इंडिया लाके बेच सके, ठीक है। पर अब वो क्या करते हैं, वो अपने देश में तो काफी ज्यादा हाई बैरियर्स या फिर आप कह लो कि हाई पॉलिसीज या फिर रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज बना के रखते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर में, ताकि जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज है वो उनके नेशन में आके ना एंटर कर सके, उनके मार्केट में नहीं आ सके। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में। तो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस होंगे अगर ग्लोबलाइजेशन होगा, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और लोअर प्राइसेस में भी मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है कि उनको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा क्योंकि वो ग्लोबली कहीं भी जा सकते हैं, उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, ठीक है, और वो नए अलग अलग एमएनसी से भी कोलैबोरेशन कर सकती हैं। वर्कर्स के लिए क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट की ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी अगर ग्लोबलाइजेशन होगा। अगर निगेटिव इम्पैक्ट की देखें, बात करें हम ग्लोबलाइजेशन की, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं तो वो compete नहीं कर पाते ये चीप इम्पोर्ट्स के से, और बहुत सारे इसी के कारण क्या शट डाउन हो जाते हैं। जो वर्कर्स हैं वो टेम्परेरी जॉब ही उनको मिल पाती है, जॉब सिक्योरिटी कम होती है और काफी ज्यादा लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा ही था, जैसे कि एक रवि का है, कैपेसिटर मैन्युफैक्चरर थे, उनको चाइनीज इंपोर्ट के कारण काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ा। फिर सुशीला थी, उनकी भी जॉब चली गई थी तो उनको लो वेज और टेम्परेरी टाइप का जॉब ही करना पड़ता था। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो मतलब ग्लोबलाइजेशन ऐसा हो कि जो हर किसी को बेनिफिट करे। तो अब हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर हमारी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, अगर हम स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करें, अगर हम लेबर लॉ को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें, हम फेयर वेजेस अगर इंश्योर करें, अगर ग्लोबल रूल्स हम नेगोशिएट कर सकें, फेयर ग्लोबल रूल्स रखें, फार्मर्स को सपोर्ट करें और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर हम फेयर ग्लोबलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। इधर रोल क्या है गवर्नमेंट का कि वो फेयर कंपटीशन रख सकती है, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है लेबर लॉ को, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती है, WTO से नेगोशिएट कर सकती है और इंश्योर कर सकती है कि सब लोगों को इक्वल बेनिफिट्स मिले। अगर समरी की बात करें तो ये तो खैर ओवरऑल समरी है आपके इस चैप्टर की। तो यहाँ पे एमएनसीज ग्लोबलाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी और फिर लिबरलाइजेशन और WTO का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 4 जो टॉपिक बस आपके एग्जाम में आने वाला है उधर वही चीज कवर की हुई है। तो आप ये पूरा चैप्टर जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स भी इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जाके कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।